और बात करते हैं एक और ऐसी खबर की जो बिल्कुल आप पर सीधा, आपके घरों पर सीधा असर डालती है। गौर से इस खबर को देखिएगा। घर का हर शख्स इस खबर को ध्यान से जरूर देखे, क्योंकि खबर सीधे आपसे जुड़ी हुई है, आपके बच्चों से जुड़ी हुई है, उनके मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। क्योंकि कई बार माँ बाप और घर के बाकी लोग भी ध्यान नहीं दे पाते। आपने कितना ध्यान दिया है कि आपका बच्चा फोन पर, कंप्यूटर पर कितने घंटे बिता रहा है और ऐसा क्या कर रहा है? क्या आपके बच्चे में चिड़चिड़ापन होता जा रहा है क्योंकि वो फोन पर स्क्रीन के लगातार कुछ ना कुछ करता जा रहा है, जैसे ही फोन हटाते हैं आपसे लड़ाई करता है, नाराज होता है? क्या आपका बच्चा ज्यादा गुस्सा करता है? हमें ये सब इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि गेमिंग के चक्कर में एक ऐसी बड़ी वारदात हुई है जिसने सबको चौंका दिया है। एक बच्चे ने अपनी मां को सिर्फ इसलिए गोली मार दी कि उसने उसको एक वीडियो गेम खेलने से रोका था। क्या आपके बच्चे के पास मोबाइल फोन है? क्या आपका बच्चा मोबाइल में गेम खेलता है? क्या आपका बच्चा घंटों तक गेम खेलता है? क्या गेम खेलने की वजह से आपके बच्चे की आदतों में बदलाव आ रहा है? आप सोच रहे होंगे कि हम अचानक से आपसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि ये अटपटे सवाल क्यों दागे जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि मोबाइल गेम की लत के चक्कर में ही यूपी की राजधानी लखनऊ में एक 16 साल के बच्चे ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया, और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि मां उसे गेम खेलने से रोकती थी। ऑनलाइन गेम कितना खतरनाक है, कैसे ये गेम आपके बच्चे के दिमाग पर नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं, कैसे ये आपके बच्चे को हिंसक बना रहे हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते चले कि आखिर लखनऊ में हुआ क्या। लखनऊ पुलिस ने एक 16 साल के नाबालिग लड़के को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इस बच्चे ने अपने पिता की लाइसेंसी पिस्तौल से अपनी मां को गोली मार दी। इतना ही नहीं, 2 दिन तक मां के शव के साथ घर में मौजूद रहा। शव की बदबू को छिपाने के लिए लगातार घर में रूम फ्रेशनर मारता रहा। जिस वक्त इस बच्चे ने इस वारदात को अंजाम दिया, उस वक्त उसकी 9 साल की छोटी बहन भी घर में मौजूद थी। बहन को भी जान से मारने की धमकी देकर एक कमरे में बंद कर दिया। जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है, हमारी जो पूछताछ, उससे पता चला है कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था, और इसकी माँ इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसने अपने फादर की लाइसेंसी पिस्टल थी, जिससे इस घटना को अंजाम दिया है। सैटरडे और संडे नाइट को लगभग 3 बजे के आसपास इसने इस घटना को अंजाम दिया। आरोपी लड़के के पिता फौज में तैनात है और घटना के दौरान आसनसोल में पोस्टेड थे। लड़के ने अपनी मां की मौत की मनगढ़ंत कहानी अपने पिता को सुनाई, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो पूछताछ में बच्चे ने यह कबूला कि ऑनलाइन गेम खेलने के लिए मां लगातार टोकती थी, जिसके बाद उसने मां को गोली मारी। उसे बताया कि एक बिजली वाला है जो कि घर में आता है और इस घटना को अंजाम देता है। बट जब बिजली वाले के बारे में जब डिटेल पूछा गया तो ये एक टोटली फेक स्टोरी थी, एक काल्पनिक स्टोरी थी। उसी लखनऊ की यमुनापुरम घर के ठीक बाहर मौजूद हैं। हालांकि इस घर को सील कर दिया गया है। ये घटना शनिवार को रात के 3 बजे की बताई जा रही है। जब आसपास के लोगों ने पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ है, वो दिख नहीं रही हैं, तो उसने यहाँ तक कि कहा कि माँ अपनी नानी के यहाँ गई हुई हैं, उनके यहाँ पर किसी की तबीयत खराब है इसलिए वो दिख नहीं रही हैं। कुछ लोगों ने दुर्गंध आने की भी शिकायत की, तो बच्चे ने यहाँ तक कहा कि आसपास कोई जानवर मर गया है, अगर कोई आता है तो हम उसको ज़रूर साफ करवाएंगे। ये सोचने वाली बात है कि महज गेम खेलने से मना करने पर 16 साल के बच्चे ने ऐसा कदम उठा लिया। ऑनलाइन गेम के एडिक्शन ने किस हद तक बच्चों को घेर लिया है, ये घटना इस बात का सबूत है। लखनऊ की यह घटना ऐसी अकेली घटना नहीं है। देश में बीते कुछ सालों में ऐसे कई मामले सामने आए। फरवरी 2021 में गेम हारने के बाद एक नाबालिग दोस्त को एक शख्स ने मौत के घाट उतार दिया। सितंबर 2020 में 11 साल के बच्चे ने एक 10 साल की लड़की को मार डाला। लड़की लगातार उसे गेम में हरा दिया करती थी।
अगस्त 2020 में 19 साल के लड़के ने 11 साल के बच्चे को मार डाला। वजह थी कि बच्चा उसे गेम में पॉइंट्स नहीं दिया करता था। जून 2019 में 17 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसकी मां उसे गेम खेलने से रोका करती थी। अक्टूबर 2018 में एक नाबालिग ने मां, बाप और बहन को मार डाला। गेम खेलने की वजह से उसे घर में डांट पड़ती थी। दिसंबर 2019 में एक नाबालिग बच्चे ने अपनी मां और बहन को मार डाला। यहाँ भी वजह वही थी, इस बच्चे ने ऑनलाइन गेम से प्रभावित होकर यह कदम उठाया। इन सभी वारदातों से यह साफ है कि ऑनलाइन गेम बच्चों के दिमाग पर कैसा असर डाल रहे हैं। और दावा तो यह है कि ज्यादातर वारदातों के पीछे हिंसक गेम्स के होने का हाथ है, जिनमें गोली, बंदूक, बम, बारूद जैसे टास्क होते हैं। ऑनलाइन गेम्स की लत को अब WHO ने भी माना है और साल 2018 में गेमिंग डिसऑर्डर को अपनी रेफरेंस बुक में जगह दी। एक दिन में 10 घंटे से ज्यादा गेम खेलने पर कंपल्सिव हेल्थ डिसऑर्डर हो सकता है। एक रिसर्च में पता चला है कि 10% गेम खेलने वाले लोगों में मानसिक विकार पैदा हो रहा है। लोग हिंसक या काफी ज्यादा भावनात्मक होने लगते हैं। भारत में 20 साल से कम उम्र के बच्चों पर भी की गई एक दूसरी रिसर्च बताती है कि 65% बच्चे गेम खेलने के लिए खाना पीना और नींद त्यागने को तैयार है। कई बच्चे गेम खेलने के लिए घर पर चोरी करने तक को तैयार है। हिंसा की वृत्ति दिखाते हैं और ये इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। अगर बच्चा घर के पेट्स के साथ, सड़क के कुत्तों के साथ, एक दूसरे के साथ, बच्चों के साथ अगर बहुत वायलेंस प्रोन बिहेवियर दिखाता है और हिंसात्मक प्रवृत्ति दिखाता है तो उनको मॉनिटर अलग करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें संभव है कि साइकोपैथी या जुवेनाइल क्रिमिनल प्रॉब्लम्स हो। ऑनलाइन गेम्स एंटरटेनमेंट का एक जरिया है, लेकिन बीते कुछ वक्त में बच्चों में इसकी लत बहुत खतरनाक हो गई है। इतनी खतरनाक कि बच्चे अपने माँ बाप और भाई बहन का कत्ल तक कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ इसी वजह से कि उन्हें गेम खेलने से रोका जाता है। ऐसे में वक्त है सतर्क रहने का, अपने बच्चों को इस दलदल में डूबने से बचाने का। लखनऊ से आदर्श सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान रखें कि आपके घर में बच्चे, आपके छोटे भाई बहन किस तरीके से इंटरनेट का जो डिवाइसेस हैं, मोबाइल फ़ोन और जो गेम के कंसोल हैं, उनका किस तरीके से और कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक खबर जिसको लगातार लोकतंत्र में हम उठाते रहे, पंजाब के मनसा चलते हैं, जहां पर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की आज अंतिम अरदास रखी गई थी। इसमें सिद्धू मूसेवाला के हज़ारों फैंस शामिल हुए। परिवार की एक अपील थी, जो भी आए वहां पर वो पगड़ी पहनकर आए। मूसेवाला के लिए यह सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस दौरान मूसेवाला के पिता काफी भावुक हुए। उन्होंने आखिरी वक्त को याद करते हुए कहा कि पता नहीं था कि मेरा बेटा उसकी क्या गलती थी कि उसका जो अंजाम है, जो उसका अंत है, वो ऐसा हुआ। सिद्धू मूसेवाला भले ही हमेशा के लिए सो गया हो, लेकिन अपने गानों और आवाज के जरिए वो अब भी अपने चाहने वालों के बीच जिंदा है। मूसेवाला की संगीत की धुन अभी भी उनके फैंस के रगों में पहले की तरह बसी हुई है। आखिरी अरदास में दुनिया छोड़ चुके मूसेवाला के लिए बुझे हुए मन से एक साथ हजारों हाथ उठे। सबने एक ही दुआ की, सिद्धू मूसेवाला की आत्मा को शांति मिले। मूसेवाला के मर्डर के 10 दिन बाद मानसा के दाना मंडी में अंतिम अरदास के लिए लोगों को बुलाया गया। मूसेवाला के गीतों की वजह से उन्हें प्यार करने वाले लोगों से आने की दरख्वास्त की गई। फिर जिस मानसा शहर ने मूसेवाला को शोहरत वाली पहचान दी, उसके कई हिस्सों में बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई गई। अंतिम अरदास शुरू हुआ। धीरे धीरे हजारों की संख्या में लोग पहुंचने लगे। यहाँ पर पहुंचे हैं, वो अपनी श्रद्धांजलि प्रकट कर रहे हैं सिद्धू मूसेवाला को।
जो अंतिम अरदास है और जो भोग समागम है, ये अनाज मंडी जो मानसा के यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है और बताया जा रहा है कि करीब 1 लाख लोग यहाँ पर आज पहुँचने वाले हैं। इसको लेकर पंजाब पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की है। बड़ी तादाद में पुलिस बल भी यहाँ पर लगाए गए हैं और न केवल उनके फैंस बल्कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए तमाम सितारे भी यहाँ पर पहुँचेंगे अंतिम अरदास में सिद्धू मूसेवाला की, और इसके साथ साथ बड़े सेलिब्रिटी राजनेता भी यहाँ पर उनके पहुँचने की उम्मीद है। अरदास से पहले परिवार ने एक इच्छा जताई, मूसेवाला के समर्थकों से अपील की, अरदास में जो आए माथे पर पगड़ी लगा कर आए, इससे अच्छी श्रद्धांजलि कुछ भी नहीं हो सकती। किसी समर्थक के हाथ में पोस्टर दिखे, कुछ लोगों ने पौधे लगाए ताकि सिद्धू मूसेवाला की यादें कभी धुंधली ना पड़े। मूसेवाला के परिवार के लिए 29 मई की तारीख सबसे मनहूस तारीख थी। किसी को नहीं पता था कि जिस थार पर मूसेवाला सैकड़ों दफे सवारी कर चुका है, वही थार की सवारी इस बार आखिरी होगी। पिता ने कहा, उस दिन मुझे भी उसके साथ जाना था। आखिरी वक्त पर मूसेवाला ये कहकर पिता को घर छोड़ गया कि आप अभी खेत से आए हो, आराम कर लो। उसके बाद की कहानी किसी भी पिता के जीवन की सबसे दुखद कहानी। मामे कहने के राजे तू हाथ आ गया, और मुड़ के नहीं तेनू कदा बेल भेजना। कम इसी से जुड़ी हुई एक खबर इस वक्त आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर पुलिस का शिकंजा जो है वो अब धीरे धीरे कसता जा रहा है। गोल्डी बरार के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस की मांग पंजाब पुलिस ने करी है। पुलिस ने सीबीआई को रेड कॉर्नर नोटिस का प्रस्ताव भेजा है। मूसेवाला की हत्या से 10 दिन पहले मांग की थी कि गोल्डी बरार स्टूडेंट वीजा पर कनाडा में रह रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है गोल्डी बरार, और इसी के ऊपर सबसे बड़ा शक जताया जा रहा है कि मूसेवाला को मारने में पूरा मास्टरमाइंड जो है वो यही गोल्डी बरार है। अब मूसेवाला मर्डर कांड से जो नाम जुड़ रहे हैं, पहली बार पंजाबी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसमें एक और सिंगर मनकीरत औलख अपनी सफाई देने के लिए बाहर आए। इनका भी नाम इसमें आया था कि इन्होंने कुछ रोल प्ले किया है या इन्होंने एक बड़ा एक इनकी दुश्मनी थी या इनका किस तरीके से इसमें पूरा जो मर्डर हुआ है उसमें इनका एक रोल था। सोशल मीडिया के जरिए मनकीरत ने बताया कि मूसेवाला के परिवार से उनके करीबी रिश्ते हैं और इसी सफाई के लिए उन्होंने एक पुराना वीडियो भी जारी किया। हमारी रिपोर्ट देखिए, यह आपको बताएगी मनकीरत औलख का नाम इस मर्डर कांड में कैसे जुड़ा और उनकी सफाई क्या है। सिद्धू पहुंच नहीं सके तो सिद्धू दी मम्मी साडी आंटी सो पहुंच नहीं सके तो साडी माता पहुंची आ। सत श्री अकाल माता। हाँ जी, एक बारी सारे मेक सम नॉइज।
मनकीरत औलख पर भी पहले से ही गानों के जरिए गन कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप है। बंदूक, गैंगलैंड, राइफल जैसे शब्दों का खुलेआम इस्तेमाल उनके गानों को तो सुपरहिट बनाता है, लेकिन उनकी छवि को नुकसान पहुंचाता है। और इसी नुकसान का नतीजा है कि मूसेवाला मर्डर कांड में औलख का नाम लिया जा रहा है। मूसेवाला की हत्या के बाद इसमें कोई शक नहीं कि पंजाबी एल्बम की दुनिया में गैंगस्टर और गैंग का अच्छा प्रभाव है, और इस प्रभाव का असर जान लेने देने तक में तब्दील हो जाती है। मनकीरत औलख के नाम इस मर्डर केस में जुड़ने के पीछे भी एक कहानी है। कहानी ऐसी कि आरोप है कि मनकीरत ने लॉरेंस बिश्नोई को भाई बताया था। आरोप है कि औलख और लॉरेंस बिश्नोई काफी करीबी हैं। बम्बीहा और गोंडर गैंग मनकीरत को मर्डर कांड का आरोपी बता रहा है। मनकीरत के मैनेजर पर भी साजिश के आरोप लग रहे हैं। पता नहीं सच क्या है और झूठ क्या, पता नहीं कि मनकीरत और मूसेवाला के संबंध कैसे थे, और पता नहीं कि मनकीरत और लॉरेंस बिश्नोई के संबंध कैसे हैं। और यह भी किसी को नहीं पता कि मर्डर को लेकर मनकीरत पर लगे आरोप सच भी हैं या झूठ। लेकिन यह सच है कि पंजाबी गीत संगीत की नई दुनिया में गैंगस्टरों ने अपनी अच्छी जगह बनाने की सफल कोशिश कर ली है। अगर ऐसा नहीं होता तो ना तो मूसेवाला की हत्या होती और ना ही मनकीरत को ऐसी कोई सफाई देनी पड़ती। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। चलिए, तो अब बात करते हैं एक दूसरी खबर की जो आपसे जुड़ी हुई है। सबसे पहले एक सवाल कि क्या आपने किसी भी तरह का लोन लिया हुआ है? अगर आपकी ईएमआई बंधी हुई है तो आपके लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कैसे और क्यों, ये रिपोर्ट देखिए। हर 2 महीने में एक अपना मोबाइल निकालें और चेक करें कि क्या आपको भी ऐसा मैसेज आया है। इस मैसेज में लिखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से आपके लोन की इंस्टॉलमेंट में बढ़ोतरी की जाएगी। अब सवाल उठता है कि अचानक से आपके बैंक ने आपको यह मैसेज क्यों भेजा? तो आपको बता दें कि यह यूं ही नहीं हुआ है। इसके पीछे आरबीआई का ऐलान है। सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। The Monetary Policy Committee, that is MPC, met on 6th, 7th and 8th of June, and based on an assessment of the macroeconomic situation and the outlook, the MPC voted unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points to 4.90% with immediate effect. आरबीआई गवर्नर ने बताया है कि आरबीआई ने रेपो रेट को 0.50% बढ़ा दिया है। यानी अब रेपो रेट 4.40 से बढ़कर 4.90% हो गया है। रेपो रेट क्या होता है ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपके ऊपर इसके होने वाले सीधे असर को समझाते हैं। किसी भी तरह का लोन लेना महंगा हो जाएगा। लोन के ब्याज दर में बढ़ोतरी होगी। होम लोन की किश्त बढ़ जाएगी। कार लोन और पर्सनल लोन की किश्त भी बढ़ेगी। मासिक किश्त या फिर लोन की अवधि में बढ़ोतरी हो सकती है। ये तो तय है कि लोन की किश्त या फिर अवधि बढ़ने वाली है, लेकिन कितनी बढ़ सकती है इसे आसान शब्दों में ऐसे समझिए। मान लीजिए अगर आपने 20 साल के लिए 30 लाख रुपए का होम लोन लिया है तो ब्याज दर 7.5% से बढ़कर 8% हो जाएगा। यानी अगर आप 24,168 रुपए की ईएमआई देते थे तो वो बढ़कर 25,093 रुपए हो जाएगी। यानी हर महीने आपको 925 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। इसी तरह अगर आपने 5 साल के लिए 5 लाख रुपए का कार लोन लिया है तो ब्याज दर 7.5% से बढ़कर 8% हो जाएगी। अगर पहले आप 10,258 रुपए की ईएमआई देते थे तो ये बढ़कर 10,379 रुपए हो जाएगी। यानी हर महीने 121 रुपए ज्यादा देने होंगे। या फिर अगर लोन के टेन्योर की बात करें तो इसे ऐसे समझिए। अगर आपने 7% के ब्याज दर पर अगर 20 साल के लिए कोई लोन लिया है तो अब आपके ऊपर 24 और ईएमआई का बोझ बढ़ सकता है। हालांकि ये आंकड़े अनुमानित है और बैंक टू बैंक डिफर कर सकते हैं। अब आपको समझाते हैं कि रेपो रेट बढ़ने की वजह से आपकी ईएमआई पर सीधा असर कैसे पड़ता है। तो इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले रेपो रेट का ईएमआई कनेक्शन बताते हैं। रेपो रेट यानी आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को कर्ज देता है। अगर रेपो रेट बढ़ा तो बैंक को मिलने वाला कर्ज महंगा होगा। बैंक को महंगा कर्ज मिलेगा तो वो भी महंगा लोन देगा। यानी बैंक का लोन महंगा तो आपकी ईएमआई भी बढ़ेगी। बीते करीब 2 साल में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन बीते करीब 1 महीने में इसे 2 बार बढ़ा दिया गया। 4 मई को 0.40 और अब 0.50 बढ़ाकर इसे 4.90% कर दिया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर रेपो रेट क्यों बढ़ा दिया गया। रेपो रेट बढ़ने के पीछे एक बड़ा टारगेट महंगाई को कंट्रोल करना होता है।
पिछले कुछ समय में भारत में महंगाई दर लगातार बढ़ रही है और इसी को काबू में लाने के लिए आरबीआई ने यह कदम उठाया है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं। लॉकडाउन खुलने से स्टील की डिमांड बढ़ी। यूरोप के साथ साथ दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है। यानी साफ शब्दों में कहें तो महंगाई दर जब एक निर्धारित स्तर को पार कर जाता है तो आरबीआई रेपो रेट में वृद्धि कर देता है और इस साल शुरुआत से ही महंगाई दर आरबीआई के अनुमान से ऊपर रहा है। इसी का नतीजा है कि बीते 30 दिनों में 2 बार रेपो रेट में बढ़ोतरी की गई और इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। दिल्ली से एक बड़े शॉकिंग वीडियो से शुरू करा था कार्यक्रम। अब दिल्ली की ही एक और खबर आपको दिखाता हूं। आज दिल्ली में एक पुलिसकर्मी को एक युवक और 2 युवतियों ने जमकर पीटा। सरेआम सड़क पर पिटाई कर दी गई। मामला क्या है, क्यों ये 3 इतने उत्पाती हो गए कि वर्दी भी कहीं ना कहीं ना तो उसकी गरिमा इन्हें समझ में आई, ना उससे डर इनका निकल गया। इस रिपोर्ट पे देखिए। नीली टी शर्ट में एक शख्स पुलिस वाले का कॉलर पकड़कर लटका हुआ है। एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल उसे हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये शख्स मानने को तैयार नहीं। इस शख्स के साथ 2 लड़कियां भी पुलिस वालों पर हमला कर रही हैं। लोगों की भारी भीड़ जुटी है। लोग भी इन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तीनों लोग मानने को तैयार नहीं। इस शख्स के सिर पर ऐसा खून सवार कि पुलिस वाले पर घूंसे चला रहा है। नीली टी शर्ट वाले शख्स को किसी तरह से पीछे खींचकर हटाया गया। पुलिस वाले को भीड़ से निकाला गया, लेकिन ये शख्स नहीं माना और पुलिस वाले पर पीछे से हमला कर दिया। काफी देर तक सड़क पर तांडव मचाने के बाद भी ये तीनों लोग नहीं माने तो वरिष्ठ अधिकारी को बुलाना पड़ा। लोगों की भीड़ को हटाया गया, लेकिन ये तीनों लोग अभी भी पुलिस वाले को मारने पर उतारू। दोनों लड़कियां चीखते चिल्लाते अधिकारी पर हावी हो गईं। ये बवाल दिल्ली के देवली मोड़ पर हुआ, जहां ट्रैफिक इंस्पेक्टर ट्रैफिक खुलवाने पहुंचे थे। वहीं पर एक स्कूटी पर एक लड़का और 2 लड़कियां रॉन्ग साइड से आ रहे थे। पुलिसकर्मी ने इन्हें रोका और इसके बाद जो हुआ वो आपको हमने उस वीडियो में दिखाया। चलिए, अब वक्त हो चुका है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का। हिंदुस्तान में मुसलमान कैसे आए, इस पर एक पूरी बहस अब छिड़ गई है। ओवैसी ने लातूर में कहा कि भारत के मुस्लिम जो हैं उनके पूर्वज हिंदू नहीं थे, क्योंकि ये बात कई बार आरएसएस के लोग कहते रहते हैं, देखिए यहां पर तो सब सिर्फ कन्वर्जन से ही मुसलमान बने। भागवत अपने भाषण में मत बोलें कि भारत के मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। क्या आपने डीएनए का कोई टेस्ट कराया है? भारत कैसे बना? 65,000 साल पहले अफ्रीका से लोग आए थे, फिर ईरान से किसान आए, फिर ईस्ट सेंट्रल एशिया से आए और फिर हिंदुस्तान बना। बस मुगल औरंगजेब शहंशाह अकबर करते रहते हैं, इसके ऊपर कुछ नहीं। तो ओवैसी साहब का दावा था कि मुसलमान जो हैं वो भारत में पहले से ही रहते थे, सिर्फ मुगलों के द्वारा जब मुगल यहां पर आए तब से ऐसा नहीं हुआ। तब से एक विशेष हंगामा शुरू हो गया है। इस सेगमेंट में कोशिश करते हैं ये समझने की कि भारत में इस्लाम कैसे आया और कम से कम जो इतिहासकार हैं वो इस पर क्या कहते हैं। आरएसएस का हिंदू राग, ओवैसी का सबसे नया जवाब। हम आरएसएस के मोहन भगवत, श्री मोहन भगवत से कहना चाह रहे हैं, ये बार बार आप मत बोलो अपने भाषण में भारत का मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। आपको कैसे मालूम? आप डीएनए कराए थे क्या? भारत में इस्लाम की एंट्री पर ओवैसी का अर्ध सत्य। इस्लाम आक्रमण से नहीं आया देश में, इस्लाम आया केरल में, ट्रेडर्स से आया, स्कॉलर्स से आया, सूफियों से आया और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री भारत की सबसे पहली मस्जिद, बल्कि पूरे जो हम लोग बोलते हैं ना बर्रे सगीर सब कॉन्टिनेंट, उसकी सबसे पहली मस्जिद ले जाकर उसका मिनिएचर सऊदी अरब के बादशाह को दिया। असदुद्दीन ओवैसी की तल्ख जुबानी नए दौर की सियासत की पुरानी कहानी है।
लेकिन अब की बार उन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम के आगमन के जिन ऐतिहासिक पन्नों को महाराष्ट्र के लातूर की भरी सभा में खोला, उसे इतिहास के विद्वानों ने ही आधा सच करार दिया है। अगर सिर्फ ये कह देना कि इस्लाम जो था सिर्फ सूफियों या ताजिरों के थ्रू आया, अर्ध सत्य होगा, क्योंकि तीनों तरीके से आया। शुरू में आया प्रॉफिट के पीरियड से आया, और फिर 8वीं शताब्दी के पीरियड में यहाँ के ऊपर आबादियाँ बसने लगी मुसलमानों की, और कोई झगड़ा नहीं था। सारा फसाद शुरू होता है जब से सियासी इस्लाम आया, उसे आप कह सकते हैं कि 12वीं या 13वीं शताब्दी। तो एक तरीके से ओवैसी साहब सिर्फ इतिहास के एक पन्ने को याद दिला रहे हैं, दूसरे पन्ने को याद नहीं दिला रहे। भारत में इस्लाम की एंट्री की जो कहानी ओवैसी साहब ने सुनाई, उसकी असलियत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर रहे अली नदीम रिजवी ने बयां कर दी। लेकिन सवाल ये कि हिंदुस्तान में इस्लाम कब और कैसे आया, इसे लेकर इतिहास की किताबों में क्या लिखा है, इतिहासकारों का क्या कहना है, इसे समझने के लिए हमने NCERT से लेकर इतिहास की तमाम किताबों को खंगाला, देश के टॉप इतिहासकारों से बात की। इस दौरान हमने जो पढ़ा और सुना आपको एक एक कर बताएंगे, लेकिन उससे पहले NCERT की किताब में क्या लिखा है आपको उसके बारे में बताते हैं। 7 और 8वीं सदी में इस्लाम का प्रसार स्पेन और भारत में हुआ। भारत में इस्लाम खासकर व्यापारियों, नामचीन हस्तियों और विजेताओं के जरिए 600 सालों के दौरान आया। हालांकि 8वीं सदी में मुसलमानों ने सिंध और गुजरात में बस्तियां बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन 13वीं सदी की शुरुआत में जाकर दिल्ली सल्तनत की हुकूमत में बड़े पैमाने पर मुसलमानों के निर्माण कार्य शुरू हुए। ये सच है कि मुस्लिम हमलावरों से पहले अरब के कारोबारी ही हिंदुस्तान आए। 8वीं शताब्दी में उन्हें बाकायदा यहाँ के राजाओं ने ही बसाया। 8th सेंचुरी में जब पालों की हुकूमत चल रही थी यहाँ के ऊपर बिहार में, और जो इलाका आज जिसको आप उत्तर प्रदेश कहते हैं, बिहार कहते हैं, बंगाल कहते हैं, इसमें पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ये सब नॉर्थ इंडिया में ये हुकूमत कर रहे थे। और पालों के राज में यानी बिहार और बंगाल की तरफ हमको मिलता है कि एक मुस्लिम मर्चेंट्स का गिरोह था, जिनको पाल राज में न सिर्फ बसने की इजाज़त दी गई थी, उनकी बस्तियां बनाई गई थी, बल्कि उनकी मस्जिदें भी कायम की गई थी। ओवैसी ने जिस मस्जिद के मिनिएचर यानी प्रतिकृति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सऊदी अरब के सुल्तान को गिफ्ट में देने का जिक्र किया, वो बात भी 100% सच्ची है। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियाद में वहां के सुल्तान सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद को यह खास तोहफा दिया था। पीएम मोदी ने सऊदी सुल्तान को चेरामन जुमा मस्जिद की प्रतिकृति भेंट की थी। केरल के त्रिशूर जिले की इस मस्जिद के बारे में माना जाता है कि यह भारत में बनी पहली मस्जिद है, जिसका निर्माण 629 ईस्वी के आसपास अरब व्यापारियों ने कराया था। इस मस्जिद को भारत और सऊदी अरब के करीबी कारोबारी रिश्ते की निशानी के तौर पर देखा जाता है। केरला में आज भी एक मस्जिद मौजूद है जो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के ज़माने की कहलाती है। जाहिर है कि ये वो दौर था कि जब सी रूट से तिजारत होती थी, और प्रॉफिट के अपने लाइफ टाइम में जो अरब मर्चेंट्स थे वो केरला के तट पे आए थे और वो मुसलमान बन के आए थे, और इसीलिए ये ज़रूरत पड़ी थी कि उनके लिए वहाँ के ऊपर एक मस्जिद बनाई जाए। सिर्फ वही नहीं, बल्कि अगर आप गुजरात चले जाएं, जिस स्टेट का आजकल बहुत नाम आता है, वहाँ पे भी एक अगर आप गूगल सर्च कर लें, वहाँ पे भी एक मस्जिद है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो काबा क़िबला बनने से पहले की वो मस्जिद है। लेकिन हकीकत यह भी है कि अरब में इस्लाम पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ ही आया, यानी अरब के लोग पहले मुसलमान नहीं थे।
तो भारत में अरब हमेशा से व्यापारियों के रूप में आए। घोड़ों का व्यापार हो, मसालों का व्यापार हो, वस्त्रों का व्यापार हो, इस तरह के तमाम तरह के, या इत्र का व्यापार हो, अरब व्यापार करते रहे हैं। मालाबार पर, खंबात पर, या गोवा में, या काठियावाड़ में, या कच्छ में उनकी बस्तियां रही हैं। और ये बस्तियां उन्होंने अपने व्यापार के आने जाने के क्रम में यहाँ जो संबंध, सामाजिक संबंध स्थापित किए, उस क्रम में बनाई और ये यहाँ रह गई। अब बात आती है इस्लाम की। तो इस्लाम तो पैगंबर मोहम्मद के साथ 7वीं शताब्दी में अरब में आया, और तब जब अरबों ने इस्लाम अपना लिया तो निश्चित तौर पर अरब व्यापारी अपने पूजा का माध्यम, चूंकि वो इस्लाम के मानने वाले हो गए, तो उन्होंने इन बस्तियों में इस्लाम को लाया। ओवैसी ने भारत में इस्लाम के आगमन का सिर्फ वो सच सुनाया जो उनकी सियासत को सूट करता है, लेकिन बड़ी होशियारी से वो किस्सा नहीं बताया जो इतिहास के पन्नों में भारत पर इस्लामिक हमले के तौर पर दर्ज है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब के मुसलमानों ने सिंध पर हमला किया और वहां के ब्राह्मण राजा दाहिर को हरा दिया। इस तरह भारत की जमीन पर पहली बार इस्लाम के पैर जम गए। मोहम्मद साहब को भारत के संदर्भ में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इस्लाम मोहम्मद साहब के साथ है 570-71 से लेकर 632 जो उनका समय है। और भारत के संदर्भ में इस्लाम का जो हमें चर्चा मिलती है, पहला उबैदुल्ला 636 और बुदैल 638, दोनों ही अभियान सफल नहीं हुए थे। मोहम्मद बिन कासिम कुछ समय जब 712 में वो भारत आया तो उसने कई स्थानों पर लूट की, लड़ाई की, तो निश्चित ही हम ये कह सकते हैं कि प्रारंभिक रूप में व्यापारिक उद्देश्य नहीं था। मोहम्मद बिन कासिम के हमले के करीब 300 साल तक भारत पर कोई आक्रमण नहीं हुआ, लेकिन 1000 ईस्वी के करीब अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर हमले शुरू किए। सियासी इस्लाम की, पॉलिटिकल इस्लाम की, तो वो जाहिर है कि वो सबसे पहले जो हमें ज़िक्र मिलता है वो ये मिलता है कि 10th सेंचुरी में महमूद गज़नी ने हमला किया। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब महमूद गज़नी का हमला सिंध की तरफ हुआ तो उसने किसी मुस्लिम राजा को नहीं पराजय किया। सिंध के इलाके में इस्माइलियों की हुकूमत थी। मुल्तान, लाहौर तक एक तरीके से जो इस्माइली मुसलमान हुआ करते थे उनकी हुकूमत थी, और उनको पराजित करके फिर आगे बढ़ा था महमूद गज़नी। और 12वीं शताब्दी में कहीं जाके जो गौरी लोग थे उन्होंने यहाँ के ऊपर 1206 में एक तरीके से पहला सियासी निज़ाम, जिसको दिल्ली सल्तनत कहते हैं, उसे कायम किया था। इतिहासकार अली नदीम रिजवी भी भारत में इस्लाम के प्रवेश के 2 रास्ते का जिक्र करते हैं, एक कारोबारी और दूसरा सियासी, जो इतिहास की किताबों में सियासी नहीं बल्कि हमले के तौर पर साफ साफ लिखा गया है। भारत में इस्लाम के आगमन को 3 हमलावरों का कारनामा बताया जाता है, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी। अगर हम अरबों के सिंध विजय की अनदेखी कर दें तो इस देश में इस्लाम का पहला अगुवा महमूद गजनवी को मान सकते हैं। उसका आक्रमण भारतीय मुस्लिम राजनीति का पहला कदम था। मोहम्मद गोरी और उसके गुलामों ने पहले कदम को आगे बढ़ाया और मुस्लिम हुकूमत की राह दिखाई। आखिर में भारत की जमीन पर मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ी। भारत में इस्लाम के आगमन को हमलावरों के रूप में इसलिए देखा जाता है क्योंकि गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और उसका धर्म इस्लाम था और उसने मंदिरों पर आक्रमण किए। पर मंदिरों पर आक्रमण करने के लिए धर्म परिवर्तन कराना उसका मूल उद्देश्य कभी नहीं था। गजनी भारत में उसका प्रथम उद्देश्य उसके धन को लूटना था। हकीकत यह है कि इस्लामिक आक्रांताओं का मकसद ही हिंदुस्तान पर कब्जा करना था, धर्म का प्रचार प्रसार करना था। इंडिया और अरब के ट्रेड रिलेशंस प्री इस्लामिक पीरियड से हैं। जब इन ट्रेडर्स ने इस्लाम कबूल कर लिया अरब में, तब भी वो इंडिया के साथ में ट्रेड करते रहे, कन्वर्जन के बाद में भी। लेकिन इस आधार पर ऐसी स्टोरी नहीं बनाई जा सकती कि इनके द्वारा इंडिया में इस्लाम इंट्रोड्यूस हुआ। यह हिस्टोरिकली प्रूवन नहीं है। लेकिन हुआ क्या है,
इस्लामिक फोर्सेस ने मल्टीपल वेव्स में इंडिया में इन्वेट किया। सेकंड इन्वेजन के दौरान सिंध में इन्हें सफलता मिली 712 CE में, जब मोहम्मद बिन कासिम ने वहां कंट्रोल किया। ये बात पत्थर पर लिखी इबारत की तरह है कि गजनवी हो या गोरी या फिर बाद में मुगल, विदेशी हमलावरों ने भारत की पहचान मिटाने की कोशिश की, यहाँ जबरन धर्म परिवर्तन कराया। जो अरब व्यापारी आए और जो सूफी संत आए, अरब व्यापारियों के जब आगमन हुआ तो उस समय तो बिल्कुल ना के बराबर लोग इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हुए थे। जब ये मोहम्मद गजनवी आया, मोहम्मद गोरी आया, इन्होंने, इनकी सरकार थी, इन्होंने पूरे सरकारी तंत्र का उपयोग करके धर्मांतरण करवाया, जबरदस्ती भी धर्मांतरण करवाया, तलवार के जोर पर धर्मांतरण करवाया। क्योंकि गोरी ने 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार भारत पर अपना मजहब थोपने के मकसद से हमला किया। महमूद गजनी के माध्यम से 17 बार इस्लाम का भारत में प्रवेश हुआ। कहने का अर्थ यह है कि भारत में इस्लाम के प्रवेश की कहानी 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम और उसके बाद 1000 से 1026 के बीच में महमूद गजनी के माध्यम से 17 बार आक्रमण हुए। भारत में इस्लाम के प्रवेश का जो मूल कारण था, उस मूल में सबसे महत्वपूर्ण कारण जिहाद था और इसके अतिरिक्त टेरिटोरियल एक्सपेंशन। इतिहासकार मानते हैं कि दक्षिण भारत में अरब कारोबारियों के जरिए इस्लाम की एंट्री की बात भले सही हो, लेकिन उत्तर भारत में तो इसके आगमन का जरिया आक्रमण ही बना। तो उत्तर भारत में जो मुसलमानों का प्रवेश हुआ है वो आक्रमणकारी के रूप में हुआ है, ना कि व्यापारी या सूफी संत के रूप में सिंपल। जैसे 8वीं शताब्दी के आरंभ में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जो आक्रमण हुआ अरब मुसलमानों का सिंध पर, तो वो तो लूटपाट, आतंक, बिल्कुल बुरी तरह तहस नहस सिंध को कर देने जैसा आक्रमण था। और बाद में यद्यपि अरबों ने सिंध पर अपना शासन भी स्थापित किया। प्राचीन काल से ही भारत के व्यापारिक संबंध पश्चिमी राष्ट्रों के साथ में रहे और अरबों ने इन व्यापारिक संबंधों में मध्यस्थता की भूमिका बहुत पुराने समय से निभाई। जब तक अरब राष्ट्रों में इस्लाम धर्म भी नहीं आया था, उससे पहले से ही अरबों के साथ में भारत के व्यापारिक संबंध थे। 7वीं शताब्दी में जब इस्लाम धर्म को अरबों ने स्वीकार कर लिया, तो उसके पश्चात उन्होंने भारतीय बंदरगाहों में व्यापार के साथ साथ अपनी बस्तियां बसानी शुरू की। उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ में वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए, जिसके चलते उनका धर्म स्वतः ही भारत में धीरे धीरे उसका प्रसार होने लगा। लेकिन वो वैसी हैं कि उन्हें पॉलिटिकल माइलेज लेना है, ऐसे में वक्त बेवक्त आधा सच बताकर बच निकलते हैं। मुगल औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, अरे उससे ऊपर भी तो जाओ। पुष्यमित्रा संगा कौन था? क्या इसने 50-60 हजार बौद्ध मजहब के इबादतगाहों को निस्तो नाबूद नहीं किया था? अगर मैं मुगलों का जानशीन तो क्या आप उनके जानशीन हैं? सियासी वार पलटवार अपनी जगह, लेकिन इतिहास की किताबों में लिखी बातें झूठी नहीं हो सकती। ऐसे में अगर ओवैसी साहब ने कारोबार से इस्लाम के भारत आगमन की कहानी सुनाई, तो उन्हें आक्रमण का किस्सा भी जरूर बताना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।